जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, आज हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए प्रश्न को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः आते हैं केचुआ, केचुआ, ठीक, केचुआ और जोग, केचुआ और जोग। केचुआ और जोग जो है एनोलिडा ग्रुप के समूह के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्यतः आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तिलचट्टा, ठीक, जू, खटमल और मक्खी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः तिलचट्टा आता है, जू आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है, ठीक है। और मोलस्का ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः आते हैं घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और बात करें कि शुद्ध रक्त कहाँ से प्रवाहित होता है हमारे शरीर में। तो शुद्ध रक्त धमनी द्वारा प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त धमनी द्वारा, कहाँ से। शुद्ध रक्त धमनी द्वारा प्रवाहित होता है। कहाँ से प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। तो धमनी द्वारा प्रवाहित होता है, ठीक। और पांचवा प्रश्न कर रहा है कि कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है। और बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए ई डी के वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ए ई डी के है। वसा में घुलनशील विटामिन ए ई डी के है। और बात करें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती हैं। तो लैक्टिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती हैं। लैक्टिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है। लैक्टिक अम्ल बनाती हैं। जो ग्लूकोज होता है वह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती हैं। तो लैक्टिक अम्ल बनाती हैं, ठीक। आइए सातवां प्रश्न कह रहा है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है। और आठवां प्रश्न कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से और पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नौवां प्रश्न कर रहा है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग है, जब स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। तो उस पर कौन सा बल लगता है। तो उस पर लगता है प्रत्यानयन बल, जिसको हम प्रत्यास्थता बल भी कह सकते हैं, ठीक। और 10वां प्रश्न कर रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। क्या है। कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो कंपोस्ट है। 11वां प्रश्न कर रहा है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। कभी कभी आप देखते हो कि गुब्बारा में, ठीक है, गुब्बारा हवा में उड़ता है, ठीक है, तो उसमें उस गुब्बारे में कौन सी गैसें भरी होती हैं। तो उस गुब्बारे में हीलियम गैसें भरी होती है। कौन सी गैसें भरी होती है। हीलियम गैसें भरी होती है।
हीलियम का जो संकेत होता है वह He होता है और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक। और 12वां प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और 13वां प्रश्न कह रहा है कि इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत अंग प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत यकृत अंग प्रभावित होता है। और 14वां प्रश्न कह रहा है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो पाया जाने वाला पदार्थ है हीलियम। सभी अम्लों में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। लास्ट प्रश्न करा कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जी। क्या है। हरी सब्जी लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। ठीक है। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः आता है केचुआ आता है और जोक आता है। यानी रेंगने वाले जो जीव होते हैं वह एनोलिडा ग्रुप के समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। यानी जो काटने वाले जंतु होते हैं वह आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं। और मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं। घोंघा और सीपी मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं जंतु। ठीक है। सीपी समुद्र के किनारे पाया जाता है तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है। और चौथा कह रहा है कि सीरा ए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। बात करें वहीं पर कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ से प्रभावित होता है। तो शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा प्रभावित होता है। शुद्ध रक्त कहाँ से प्रभावित होता है। तो शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है। और वहीं पर 5वां प्रश्न कर रहा है कि कौन कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन है AEDK। ठीक। यहीं पर बात करें कि बी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन विटामिन B1 का। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन है। फिलोक्यूनोन। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम हमने बताया कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। टेकोफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। ठीक है। अब आइए 6वां प्रश्न करा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण लैक्टिक अम्ल की कमी से हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हमारी होती हैं वह दर्द करता है लैक्टिक अम्ल की कमी से। ठीक। और ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C6H12O6।
C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और वहीं पर उदासीन जल की बात करें, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक। और पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? जैसे स्प्रिंग को हमने बताया कि स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने से स्प्रिंग अपनी सामान्य अवस्था में वापस चली जाती है, तो उस पर कौन सा बल लगता है? उस पर लगता है प्रत्यानयन बल। इस प्रत्यानयन को बल को प्रत्यास्थता बल भी कह सकते हैं। ठीक। 10वां प्रश्न कह रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो उर्वरक का मतलब होता है खाद, तो सबसे अच्छा खाद कंपोस्ट है। ठीक। और 11वां प्रश्न कह रहा है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैसें कौन सी है? तो काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। हीलियम गैस को गुब्बारे में भर देने से गुब्बारे आसमान में उड़ने लगती हैं। ठीक। हीलियम का जो संकेत होता है वह होता है He होता है और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है। और यहाँ दिया कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। और इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। क्या? हाइड्रोजन सभी अम्ल में पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वह होता है H होता है और उसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है। लास्ट है कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का हरी सब्जी में लोहा यानी आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करने का काम करिएगा। जय हिंद साथियों।